दिस इज़ योर स्टीम्ड एजुकेटर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था अपनी ऑफलाइन क्लास में। लॉकडाउन का पीरियड है तो सोचा क्यों ना इसको ऑनलाइन ही कंटिन्यू करके ख़त्म कर दिया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोल कॉन्सेप्ट पे मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर रखे थे। आज मैं कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करके इस टॉपिक को आज ख़त्म कर दूंगा। साथ ही सॉल्यूशन चैप्टर जो क्लास 12th के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट है। सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म जो कि मोल कॉन्सेप्ट पे आप बच्चों को सिखाए जाते हैं 11th में, वो भी आप सीख लेंगे तो 12th वाले बच्चों को भी काफ़ी आसानी होगी। तो ये वीडियो 11th और 12th दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। 12th वाले बच्चे अपने 11th के मोल को रिवाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई किए थे, उसी पे से एक क्वेश्चन को और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन A plus 2B gives 3C plus D। जिन सबके मोलर मास गिवन है, A का मोलर मास है 20, मॉलिक्यूलर वेट जिसको आप लोग बोलते हैं अगर मॉलिक्यूल होता है, बट अगर एटम है तो उसका एटमिक मास होगा। तो मोलर मास गिवन है A का 100, B का आपको 50 गिवन है, C का आपको 60 गिवन है और D का आपको 20 गिवन है। हाउ मैनी, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कार्बन, how many grams of C, not carbon, are produced by ratio of 250 gram A by the reaction of। ठीक है, क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूँ। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ C आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 250 ग्राम A। यानी अगर रिएक्शन जो ऊपर आपको लिखी हुई है, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है, इस पे आपको अगर आपने A 250 ग्राम ले रखा है तो आपको C कितना मिलेगा। अगर आपको ये पता करना है तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि जो भी इनके मोल्स होते हैं, पहले आप A के मोल्स देख लीजिए और C के मोल्स देख लीजिए, फिर इनके जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट में और इसके बगल में 1 लिखा हुआ है स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट में, तो इनके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स का डिवाइड कर देते हैं और हमारा आ जाता है आंसर। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग तरीका अप्लाई किया हुआ है। मोल्स ऑफ A पहले मैंने निकाल लिए। जैसा कि आपको पता था 250 ग्राम A गिवन है तो वेट इन ग्राम अपन मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला होता है। तो 250 ग्राम ये वेट इन ग्राम हो गया अपन मॉलिक्यूलर वेट। A का मोलर मास दिया था 100 तो मैंने अपॉन 100 कर दिया, 250 आ गया। उसके बाद मोल्स ऑफ C, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर रिएक्शन से ही कि A के जितने भी मोल होंगे C के उसके 3 टाइम्स मोल लग रहे हैं, तो A का जितना भी मोल था उसका 3 टाइम्स कर दिया तो ये C के मोल्स आ गए। बट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड ग्राम्स ऑफ C, नॉट मोल्स ऑफ C। तो मोल्स ऑफ C का फॉर्मूला क्या आता है, मास ऑफ C इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ C। मोलर मास ऑफ C ये देखिए 60 गिवन था तो मैंने यहाँ 60 लिख दिया। मास ऑफ C निकालना है, उसको मैंने ऑलरेडी ऐसे लिख दिया। मोल्स ऑफ C अभी हमने जस्ट ऊपर निकाला हुआ है 7.5, तो मैंने यहाँ 7.5 लिख दिया। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 का तो 450 ग्राम आ जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने मास ऑफ C निकाल लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया व्हाट मास ऑफ B रिएक्ट्स टू गिव 500 ग्राम D। अगर हमें अबव रिएक्शन में D ऑलरेडी गिवन है कि ये 500 ग्राम है तो B कितना लेना होगा, कितने ग्राम हमें B के चाहिए होंगे, मास B का हमें निकालना है। तो आपको पता है कि B के जो भी मोल हैं उसके आधे मोल लग रहे हैं D में, क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो B के जितने भी मोल्स होंगे उसके जस्ट हाफ मोल्स लगेंगे D बनेंगे। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, मोल्स ऑफ D पहले पता कर लेते हैं क्या होंगे, क्योंकि मोल्स ऑफ D अगर हम लोग पता कर लेंगे तो उसके डबल होंगे B के मोल, जैसा कि रिएक्शन में आप देख सकते हैं। तो D के मोल्स निकालने के लिए हमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 500 ग्राम D। तो 500 ग्राम D का मतलब है यहाँ पे जब D के मोल्स रखेंगे 500 ग्राम रख दिया, मोलर मास D का 20 रख दिया, 50/20 से 25 मोल्स आ गए, ये D के मोल्स आ गए। बट आपको ऊपर रिएक्शन में दिखाई दे रहा था कि B के मोल्स D के मोल्स से जस्ट डबल है, तो हम लोग नीचे भी यही करेंगे। मोल्स ऑफ B 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ D, 50 मोल्स हो गए B के। तो मास कैसे निकालेंगे, आपको पता था मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं मोल से अगर, तो हमें मास ऑफ B मिल जाता है। तो आंसर आ जाएगा 2500 ग्राम, ये मास आ गया B का, अगर हमें 500 ग्राम D प्रोड्यूस करना है उसके लिए। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थर्ड क्वेश्चन इसका, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ A विल प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ
C at STP, अगर हमें C के 11.2 लीटर मिल रही है, C एक गैस है, तो अगर हमें 11.2 लीटर गैस मिल रही है C, तो A कितने ग्राम लेना होगा, यहाँ ग्राम का यानी मास का वॉल्यूम से रिलेशन हमें निकालना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं मास अपॉन मोलर मास एक फॉर्मूला होता है मोल का, साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर, ये भी मोल का फॉर्मूला होता है। तो उन दोनों मोल्स के फॉर्मूले को इक्वेट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी आपको पहले ही बता दूं, सी के 11.2 वॉल्यूम ऑफ द गैस गिवन है अपॉन 22.4 रख देंगे, तो 11.2 22.4 को जब कैंसिल कर देगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है, मोल्स ऑफ ए 1/3 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ सी, क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट ऊपर बताया था जो भी इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। सी के बगल में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3 और ए के बगल में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, तो इनसे मैंने डिवाइड करा दिया 1/1 एंड 1/3 से। मोल्स ऑफ सी मैंने लिख दिया 11.2 अपॉन 22.4 और वेट इन ग्राम अपॉन 100, क्योंकि मोलर मास ऑफ ए 100 था। वेट ऑफ ए इन ग्राम हम लोग निकाल लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके तो 11/6 आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट 169 kg ऑफ क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। 4 इसका तो रिएक्शन में लिखा हुआ है FeCr2O4, ये क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो 169 kg ऑफ क्रोमाइट ओर लिया गया है और इसमें 298 kg ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट का यूज किया गया है। आपको पता होगा क्रोमाइट ओर में बहुत सारे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, तब ओर से कहीं फाइनल हमको प्योर मेटल मिलती है। तो पोटेशियम कार्बोनेट की रिएक्शन क्रोमाइट ओर से कराई गई है और 298 kg पोटेशियम कार्बोनेट लिया गया है और 75 kg आपका O2 लिया गया है, यानी ऑक्सीजन ली गई है। वर सील्ड इनटू अ रिएक्शन वेसल एंड रिएक्टेड एट अ हाई टेम्परेचर, इसको हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करा दिया गया। द अमाउंट ऑफ द पोटेशियम क्रोमेट ऑब्टेन्ड वाज 194 kg। कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ द पोटेशियम क्रोमेट, हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी है पोटेशियम क्रोमेट की कितनी होगी। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है कि आपको रिएक्शन से कितनी मिल रही है और आपको 194 ये क्वेश्चन में गिवन था, अपॉन में इसको रख देंगे, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज यील्ड पता चल जाएगा। तो इसको करने के लिए पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं, ये जो पोटेशियम क्रोमेट था K2Cr2O4, ये पोटेशियम क्रोमेट ये मिला कितना अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो आपको पूरे क्वेश्चन में रिएक्शन तो गिवन नहीं होगी, आपको ये रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में हम लोग, या रेडॉक्स आपका एक चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, उस पर हम लोग रिएक्शन बैलेंसिंग सीखेंगे। अभी आप ये मान के चलिए रिएक्शन बैलेंसिंग हमको ये गिवन है, और नहीं भी गिवन होगी तो आपको अगर क्रोमाइट ओर और K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन गिवन है तो आप इनसे बैलेंस कर भी सकते हैं फॉर अ वाइल, तब तक आप ये मान के चलिए कि आपको ये गिवन है। ओके, तो हमारी ये रिएक्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 4FeCr2O4 क्रोमाइट ओर है, 8 टाइम्स इसमें K2CO3 प्लस 7O2, 8 K2Cr2O4 प्लस 2 FeCO3 प्लस कुछ और भी यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ FeC2O4 यानी क्रोमाइट ओर का मॉलिक्यूलर वेट 224 गिवन है आपको, या आप निकाल भी सकते हो, मैंने यहाँ निकाल के ही यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, बाकी गिवन भी हो सकता है क्वेश्चन में, एज सच कोई बहुत बड़ा नहीं। 56 होता है Fe का, Cr का 52 है तो 2 टाइम्स ऑफ Fe 52 कर देंगे और 4 टाइम्स ऑफ 16 कर देंगे तो 224 आपका मॉलिक्यूलर वेट निकल आएगा। सबसे पहले निकालने का तरीका ऐसा होता है, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए हम लोग मोल्स लिख लेते हैं, क्रोमाइट ओर के मोल्स लिख लेते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट के और मोल्स लिख लेते हैं O2 के। ऐसा लिखने के लिए, लिखने का तरीका हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाए कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम लोग इनके मोल्स लिख लेते हैं, देन इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैंने डिवाइड कर दिए 1/4, 1/8 और 1/7, जो कि अबव रिएक्शन में आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिनको डिवाइड करेंगे तो 7.55 × 10⁻² अपॉन 4 आ जाएगा, ऐसा इनका पूरा ये आ गया।
सॉल्व करने पे आपको ऐसा कुछ मिलेगा। आप देख सकते हैं इसमें जो सबसे लीस्ट नंबर है वही लिमिटिंग रीजेंट को डिनोट करेगा। तो 2 × 10⁻³ ये सबसे लीस्ट है, तो यहाँ हमारा यही लिमिटिंग रीजेंट होगा, यानी क्रोमाइट और डिसाइड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा, और प्रोडक्ट यानी पोटेशियम क्रोमेट को हमें निकालना था, तो ये डिसाइड करेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, क्रोमाइट और है, उसी से हम लोग डिसाइड करेंगे अब क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो ये है FeCr2O4, 4 मोल्स इसके हैं, तो 8 मोल हमको रिएक्शन में शो कर रहा है कि 8 मोल K2Cr2O4 मिलेगा, यानी इससे जस्ट डबल मोल्स इसके मिलेंगे। तो क्यों ना इसके मोल पहले लिख लेते हैं और इसका डबल कर देते हैं। तो हमने इसके मोल्स लिख लिए, मोल्स तो इसके ये थे 4, तो केवल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करके देखा जाता है। इसके मोल का जस्ट मैंने हाफ कर दिया, क्योंकि K2Cr2O7 के मोल्स इसके जस्ट हाफ होंगे इसके मोल के, इनटू ये जो मोल आ गया इसमें 248, ये K2Cr2O4 का मॉलिक्यूलर वेट है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने केजी आपको K2Cr2O4 मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, नहीं आती तो फिर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे कि 7.55 × 10⁻², ये जो भी आपका आया है, ये आपका आया है मोल्स ऑफ FeCr2O4, और इसके जो मोल्स हैं उसके जस्ट डबल मोल लगे हैं इसके K2Cr2O4 के। तो इसके जस्ट डबल मोल मैंने किए और 293 करके आ जाएगा इसका ग्राम में। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, और 293 ये आपको एक्सपेरिमेंट से मिला है। 194 क्वेश्चन में बोला गया था, 194 क्वेश्चन में बोला गया था कि पोटेशियम क्रोमेट 194 अगर ऑब्टेन किया गया, तो 194 अपॉन 293 ये कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन ट्राई करते हैं। KClO4 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सीरीज ऑफ द रिएक्शन एज गिवन बिलो, Cl2 + 2KOH KCl। ऐसे हमें बहुत सारी रिएक्शंस गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मास ऑफ Cl2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1385 ग्राम ऑफ KClO4। अब KClO4 यहाँ पे हमको दिख रहा है हमारे रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में, और Cl2 यहाँ पे स्टार्टिंग में रिएजेंट के फॉर्म में दिख रहा है। तो इन दोनों का कनेक्शन कैसे करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्पेशल ट्रिक होती है, वो ट्रिक अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो आपको गिवन उसको लिख लीजिए, लाइक 1385 ग्राम KClO4 है, उसको पहले आप लिख लीजिए। फिर कैंसिलेशन कराने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि अगर 1 मोल KClO4 लिया गया है तो उसका 1 मोल KClO4 अपने मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, बट ग्राम में जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका ग्राम में अगर बोल दें तो, जैसे कि 1 मोल बराबर होता है 16 ग्राम 32 ग्राम O2 के, क्योंकि O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम होता है। जैसे हम बोलें 1 मोल बराबर होता है 44 ग्राम CO2 के, क्योंकि CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है। जैसे हम बोलें 1 मोल बराबर है 98 ग्राम H2SO4 के, क्योंकि H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 ग्राम होता है। वैसे ही KClO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 138.5 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ KClO4 अपॉन 138.5 ग्राम KClO4, ये एक्चुअली में लिखा क्या हुआ है, ये 1 ही लिखा हुआ है, क्योंकि 1 मोल ऑफ KClO4 इक्वल होता है 138.5 ग्राम KClO4 के। दोनों को हमने ऐसे इसलिए लिख दिया है जिससे ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाए, KClO4 और KClO4 कैंसिल हो जाए और हमको मोल वाली चीज मिल जाए। ऐसा करने के पीछे क्या रीजन होता है अभी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। पहले मैंने 1 मोल ऑफ KClO4 अपॉन 138.5 ग्राम KClO4 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। एक्चुअली में दोनों चीज सेम लिखी हुई है। फिर मैंने क्या किया, 1 मोल ऑफ KClO4 था, ठीक है, फिर मैंने रिएक्शन की हेल्प ली। रिएक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 मोल KClO4 लिखा हुआ है। अब ऊपर अगर न्यूमरेटर में KClO4 है तो डिनोमिनेटर, इसको कैंसिल करने के लिए डिनोमिनेटर में KClO4 मोल में ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन की हेल्प लेंगे, 3 मोल KClO4 अगर यहाँ पर है
तो 4 मोल KClO3 रिक्वायर्ड है, यानी इतने मोल बन रहे हैं इतने मोल की हेल्प से, तो इनको भी अपॉन में रेशियो में कर सकते हैं, ये भी दोनों इक्वल ही होते हैं आपस में, यानी 3 मोल ऑफ KClO4 इक्वल है 4 मोल ऑफ KClO3 के, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल थे, इनको हमने ऐसे लिख दिया, यानी कि रेशियो 1 ही है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस हाँ, फायदा ही हो जाएगा कि ये जो 1 मोल ऑफ KClO4 है और ये 3 मोल ऑफ KClO4 है, तो मोल ऑफ KClO4 मोल ऑफ KClO4 कट जाएगा, 3 यहाँ बच जाएगा। फिर हम लोग अब KClO3 को काटने के लिए इस रिएक्शन की हेल्प लेंगे, सेकेंड वाली रिएक्शन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि KClO3 KClO को कितना बना रहा है, 1 मोल KClO3 3 मोल KClO को बनने में हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 1 मोल KClO3 और 3 मोल KClO ऐसे लिख लेंगे रेशियो में, ये भी इक्वल होते हैं आपस में क्योंकि रिएक्शन हमारी हेल्प कर रही है। अब 3 मोल KClO आप देख सकते हैं रिएक्शन में 3 मोल KClO किसके बराबर है, अभी यहाँ पर ऊपर वाली रिएक्शन की हेल्प ले सकते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं 1 KClO 1 मोल ऑफ KClO बराबर है 1 मोल ऑफ Cl2 के, तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 3 मोल ऑफ KClO, तो सेकंड रिएक्शन में था 1 मोल ऑफ KClO इक्वल है 1 मोल ऑफ Cl2 के, और 1 मोल ऑफ Cl2 किसके बराबर है 71 ग्राम Cl2, क्योंकि Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट 71 ग्राम होता है। अब ये सारी चीजें कट जाएंगी क्योंकि देखो 1 मोल ऑफ Cl2 कैंसिल हो गया 1 मोल ऑफ Cl2 से, 1 मोल ऑफ KClO कट गया 1 मोल ऑफ KClO3 से, सॉरी KClO3 कट गया इस वाले KClO3 से, ये मोल KClO कट गया मोल 1 मोल ऑफ KClO से, ये मोल KClO4 आपका कैंसिल हो जाएगा इस वाले मोल KClO4 से, और ये जो ग्राम KClO4 है इस वाले ग्राम KClO4 से कट जाएगा। आपको केवल ये नंबर बंदे दिख रहे हैं 1385 और ये 138.5 4/3 और 71, ये इंटू में है 71। तो आप फाइनल इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा कुछ नंबर मिलेगा। एक्चुअली मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपको 4 मिलेगा, और 71 सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2840 आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जब आपको एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन तीसरी रिएक्शन ऐसे करके लगातार रिएक्शंस पे रिएक्शन दी होती है। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द, अब हम लोगों को सेकंड पार्ट डिस्कस करना है, कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोगों की जो रिएक्शन थी Cl2 और KCl के दोनों के सेम मोल थे, तो हम लोग Cl2 के अगर मोल पता करना चाहें Cl2 के कितने मोल होंगे, अभी हाल ही में हम लोगों ने Cl2 का मास निकाला था, इस पर अगर हम लोग इसमें 71 से डिवाइड कर दें, 71 से डिवाइड कर देंगे हमको Cl2 के मोल मिल जाएंगे। क्लोरीन के मोल हमें मिल गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 71 से डिवाइड कर देंगे तो 40 मोल आ जाएगा। अब ये 40 मोल हमारे आ गए क्लोरीन के मोल। अब जब इसके मोल पता चल गए तो हम लोग ऊपर वाली रिएक्शन पे जाके KCl के मोल को भी लिख सकते हैं, 40 मोल है, ठीक है। KCl के मोल 40 मिल गए हमें, जब KCl के 40 मोल मिल गए यहाँ पे ये डबल हो जाएंगे 80 हो जाएंगे, KCl के मोल 80, या यूं कह सकते हो कि हम लोगों के अगर ये Cl2 ये 40 है तो ये हमारा 80 हो जाएगा, ओके, ये 80 हो जाएगा, 80/3 इवन हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 40 है तो ये भी 40 हुआ हमारा, और अगले पार्ट में 40 मोल इसके थे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे KCl के मोल, यानी कि मोल ऑफ KClO, KClO 1/3 और 1/2 ऑफ मोल ऑफ 1/3 मोल ऑफ KCl, 1/2 moles of KCl, मोल्स ऑफ KCl, ओके।
तो अगर हमें मोल्स ऑफ KCl निकालने, ये पता है 40 हो गया हमारा, ये हमारा 40 हो गया है, तो 80/3 हमारा आ जाएगा KCl के मोल। KCl के मोल आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे तो आपको 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, और आपको ऑलरेडी पता है KClO के मोल्स 40 यहाँ पे अबव रिएक्शन में थे, तो 40 2 कर देंगे तो 80/3 आ जाएंगे KCl के मोल। अब जब KCl के मोल 80/3 हैं तो KClO3 के कितने मोल्स होंगे, इसको निकालने के लिए 40/3 आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, तो 40/3 कैसे दिख रहा होगा, क्योंकि 1/3 टाइम्स मोल्स ऑफ KClO बराबर है 1/1 मोल्स ऑफ KClO3 के, मोल्स ऑफ KClO3 आ जाएगा 40/3, तो ये आ जाएगा 40/3, ये 40/3 आ जाएगा। अब जब ये 40/3 हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा मोल्स ऑफ 1/3 1/4 मोल्स ऑफ 40/3 40/3 40/3। अब जब ये 1/4 मोल्स 40/3 आ गए KClO3 के, हमें निकालना है KCl के, तो मोल्स ऑफ KCl कैसे निकालेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 10/3 आ जाएगा, 4 से आप इसको कैंसिल कर देंगे तो 10/3 आ जाएगा, तो 10/3 आपके आ गए 10/3 KCl के मोल। तो आप अगर KCl के टोटल मोल काउंट करें तो यहाँ पे एक 10/3 मिल रहा है, यहाँ पे 40 मिल रहा है, ये 40 मिल रहा है KCl का, यहाँ पे 10/3 मिल रहा है, और यहाँ पे मिल रहा है 80/3। 80/3 कैसे मिल रहा था आप देख ही सकते थे, 40/3 और 1/2 मोल्स ऑफ KCl 80/3। तो नीचे मैंने लिख रखा है 10/3 80/3 और 40, ये टोटल मोल्स ऑफ KCl कैसे आए, सबको सॉल्व करेंगे 70 मोल आ जाएगा। देन मास ऑफ KCl अगर रिक्वायर्ड हमें निकालना था तो इसमें KCl का जो मॉलिकुलर वेट होता है 74.5 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफ 6 मोल्स ऑफ KClO3 आर डिकम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ KClO4 प्रोड्यूस्ड इफ O2 प्रोड्यूस्ड इट्स 3। अगर हमारा जो O2 प्रोड्यूस है वो 3 है और मोल्स ऑफ KClO3 KClO4 निकालने हैं प्रोड्यूस्ड इफ O2 के मोल्स 3 आ रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 6 मोल ऑफ KClO3 आर डिकम्पोज्ड, तो पहले KClO3 लिख देते हैं, उससे एक रिएक्शन आती है KCl और O2, इसको मैंने बैलेंस कर दिया है, एंड देन बोला गया है कि KClO4 प्रोड्यूस्ड कितने होंगे, तो KClO4 कैसे प्रोड्यूस होता है KClO3 से, तो KClO3 को अगर हम लोग ज़्यादा मोल में ले लेंगे तो KClO4 हो जाएगा प्लस KCl हो जाएगा, तो KClO4, ये भी मैंने बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन लिख दी। अगर आप लोगों को अगर KCl देखना है कि KCl कितने कितने मोल्स मिलेंगे तो आप अबव रिएक्शन से देख सकते हैं। O2 अगर हमारा 3 मोल गिवन है क्वेश्चन में, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप देख सकते हैं इसमें 1 लिखा हुआ है, यहाँ 3/2 लिखा हुआ है, तो 1/1 डिवाइड कर देते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो 1/1 डिवाइड कर दिया, मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल्स टू 2/3। एक्चुअली डिवाइड करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/3/2, डिवाइड करते हैं ना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो 1/3/2 अगर करेंगे 1/3/2 करेंगे 1/3/2 फिर 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 मोल्स ऑफ O2 हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 3 है प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल होता दिख रहा है, ये आ जाएंगे 2। अब ये आ गए मोल्स ऑफ KClO3 2, मोल्स ऑफ KClO3 2 आ गए। देन इन द सेकेंड रिएक्शन टोटल मोल ऑफ KClO3 6 आ गए। कैसे पता चला, क्योंकि आप देख ही सकते हैं KClO3 अगर यहाँ पर हमारे टोटल कितने हैं, तो KClO3 के मोल आ गए 2, टोटल थे 6, तो नीचे आ रहे में कितने हो जाएंगे, बट इन द फर्स्ट रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी यूज्ड 2 मोल्स, तो सेकेंड वाले रिएक्शन में 4 मोल आ जाएंगे। इस प्रकार टोटल मोल KClO4 के कितने प्रोड्यूस होंगे 3। अब 3 कैसे प्रोड्यूस होंगे, जब इसके KClO4 के हमें मोल्स प्रोड्यूस निकालने तो इसका 1/4 कर देंगे, मोल्स ऑफ KClO3 1/3 कर देंगे मोल्स ऑफ KClO4। आप इसी प्रकार कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा KClO4 के 3 मोल्स आएंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। A mixture containing 3 moles each of C4H10 and C6H6 undergoes complete combustion। आप सभी को पता है कि जब कंबशन कराते हैं
तो O2 से रिएक्शन होती है और CO2 और H2O मिलता है। तो C4H8 में जब O2 से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन बैलेंस करके मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, आप लोग रिएक्शन बैलेंसिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड देन हमें मास ऑफ CO2 पता करना है, तो पहले हम लोग मोल्स पता कर लेते हैं CO2 कितने होंगे, फिर 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से, तो हमें मास पता चल जाएगा। आप रिएक्शन में देख सकते हैं टोटल मोल्स ऑफ CO2 30 मोल आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो 10 आ रहा है, तो 30 का क्या कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली ऊपर देखिए लिखा हुआ है 3 मोल्स ईच। तो अगर आप पूरे उस पर 3 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, इस पूरी रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो आपके CO2 के टोटल कितने मोल हो जाएंगे, CO2 के मोल हो जाएंगे 12। अगर पूरी रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि 3 मोल्स C4H8 भी है और 3 मोल्स C6H6 भी है, तो यहाँ से भी अगर 3 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आपको 3 6 18 मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा CO2 का। अब जब ये 18 मिल गया CO2 का और 12, तो टोटल 30 मोल्स आ गए, 44 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम व्हेन हीटेड विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl forms magnesium chloride, aluminum chloride and hydrogen. The evolved hydrogen collected at 0 degree Celsius has a volume of 1.12 liter at 1 atmosphere pressure. Calculate the composition of percentage by mass of the alloy. तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो हमारा एलॉय है उसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और पूरा एलॉय का जो वेट है वो 1 ग्राम है, फाइन। तो ये 1 ग्राम अगर एलॉय है, बट हमें पता नहीं है कि एल्यूमिनियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, तो एक काम करते हैं ना, हम लोग मैग्नीशियम को मान लेते हैं x और 1 माइनस x एल्यूमिनियम मान लेते हैं, क्योंकि टोटल तो हमारा कितना था 1 ग्राम। तो रिएक्शन लिखी हुई है HCl से, मैंने रिएक्शन इसलिए करा दिया है क्योंकि इसको लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराइए, तो MgCl2 और H2 बैलेंस फॉर्म में लिख दिया और इसकी रिएक्शन करा दी, बैलेंस फॉर्म में लिख दिया। तो ये x ग्राम और 1 माइनस x ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप लोग टोटल मोल देखेंगे तो मोल इसके कैसे निकालेंगे, x ग्राम ये ऑलरेडी है, इसका 12 मोल एटॉमिक वेट होता है, तो x/12 हो जाएगा। और 1 माइनस x अगर ये एल्यूमिनियम के ग्राम में दिए गए तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 होता है, 27 से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएंगे। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का 3/2 है, तो ये भी 3/2 मोल्स हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ 3/2 का मल्टीप्लाई करा दिया, टोटल मोल्स हाइड्रोजन के लिखे हैं। एक्चुअली हम लोग इसके मोल से इसको देख रहे हैं हाइड्रोजन के कितने मोल बनेंगे, तो अगर ये 1 मोल है तो हाइड्रोजन का भी 1 मोल बनेगा, आपको दिख ही रहा होगा। और अगर ये 1 मोल है तो ये 3/2 मोल हाइड्रोजन बनेगा, तो अगर ये 1 मोल है तो ये 3/2 मोल हाइड्रोजन बनेगा, तो मैंने उसको 3/2 लिख दिया। एल्यूमिनियम के मोल का 3/2 टाइम्स हाइड्रोजन के मोल। टोटल सॉल्व करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा। ये इसके इक्वल क्यों कर दिया है मैंने, एक्चुअली क्योंकि आपको बोला गया है कि ये जो भी मिल रहा है वो वॉल्यूम मिल रहा है 1.12 लीटर हाइड्रोजन का। 1.12 लीटर, ये जो हाइड्रोजन के मोल मैंने निकाले हैं यहाँ पे भी हाइड्रोजन के मोल से बराबर कर देंगे। फाइनल प्रोडक्ट हाइड्रोजन का आ रहा है 1.12 लीटर, बट मोल निकालने के लिए तो हमें 22.4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हाइड्रोजन के मोल आएंगे और मोल से मोल बैलेंस होंगे। तो एक्स की वैल्यू आ गई 0.4। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। A 10 gram sample of a mixture of calcium chloride and sodium chloride is treated with Na2CO3 to precipitate calcium as CaCO3. This CaCO3 is heated to convert all the calcium to CaO and the final mass of CaO is 1.12 gram. Calculate the percentage by mass of NaCl in the original mixture. सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, CaCl2 जैसा कि लिखा है कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड है, ये पूरे सैंपल में कैल्शियम क्लोराइड और सैंपल सोडियम क्लोराइड है, लेकिन हमें तो पता नहीं है, पूरा सैंपल तो 10 ग्राम है ऑलरेडी, तो इसमें भी हम लोग कुछ ऐसा मान लेंगे, लेट कैल्शियम क्लोराइड विल बी x ग्राम। तो x ग्राम अगर ये हो जाएगा तो 10 माइनस x ग्राम हमारा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, जैसा अब क्वेश्चन में किया था। तो कैल्शियम क्लोराइड को हमने एक हीट किया, कुछ भी रिएक्शंस, बहुत सारे मल्टीपल रिएक्शंस कराई, तो प्रिसिपिटेशन के बाद हमें मिला CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर और भी रिएक्शंस कराई, हीट किया फर्दर CaCO3 को, तो CaO मिला। मैंने उसको ऐसे एक चेन फॉर्म में लिख लिया है। आपको ये पता हो गया होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से ही कि अगर ये 1 मोल है तो यहाँ पे भी 1 मोल मिल रहा है, यानी इसके मोल को बैलेंस कर दें। x/111 एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCl2 होता है, और इसमें 1.12 ग्राम हमें CaO मिल रहा है। इसको 56 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो मोल्स ऑफ CaO आ जाएंगे।
फाइनली इनको इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और हमें NaCl भी मिल जाएगा कितना है। फिर परसेंटेज ऑफ NaCl निकालने के लिए आपको पता है कि NaCl आपको मिला कितना है 7.78। पहले आप ये लिख दीजिए अपॉन 10, क्योंकि 10 ग्राम सैंपल था, उस इंटू 100 कर देंगे। अगर आप ऐसा कुछ कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ये NaCl परसेंटेज में। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं ऑडियोमेट्री। ये गैस एनालिसिस का पार्ट होता है, भले ही 11th क्लास में ना हो, 11th क्लास में इसके कल क्वेश्चन हो, बट जेईई मेंस एडवांस में इसके काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू रीड या अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडियोमेट्री, जिसको गैस एनालिसिस बोलते हैं, मैं उनको समझा रहा हूँ। ऑडियोमेट्री और गैस एनालिसिस इन्वॉल्व्स द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द गैसियस रिएक्शंस और द रिएक्शन in which at least two components or more than two components are gaseous, in which amounts of gases are represented by their volumes measured at the same pressure and temperature। आपको पढ़ के समझ में आ ही गया होगा कि ऑडियोमेट्री में हम लोग गैस एनालिसिस करते हैं और पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या क्या हमें चीज़ें मिलेंगी उस पे बेसिस पे सम बेसिक एजम्पशंस रिलेटेड टू कैलकुलेशंस हम लोग देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस करने पड़ेंगे, तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नॉर्मली, बट गे-लेसैक लॉ भी था जिसको याद में रख के हम लोग ऑडियोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पता कर लेते हैं गे-लेसैक लॉ था क्या। गे-लेसैक लॉ ऑफ वॉल्यूम combination holds good. According to this law, the volumes of the gaseous reactants reacted and the volumes of the gaseous products formed, ये इन सबके वॉल्यूम सेम होते हैं। all measured at the same temperature and pressure bear the simple ratio। इसको मैं एग्जांपल समझा सकता हूँ। मैंने अभी गैस-लेसैक लॉ में क्या समझाया, जैसे हैबर प्रोसेस होता है N2 + 3H2 से ट्वाइस ऑफ NH3 बनता है। तो अगर आप इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स देख सकते हैं, पहले हम लोग गैस-लेसैक लॉ के पढ़ने से पहले इनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मोल से रिलेट करते थे, बट यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम लिख रहे हैं, मोल नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जो मोल वाला कॉन्सेप्ट था वो एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस थी, जबकि यहाँ पर 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम ये हाइपोथेसिस है हमारी गैस-लेसैक की। तो गैस-लेसैक ने बताया था जो भी इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उतने वॉल्यूम ये सेम रेशियो में बनते हैं, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी। प्रॉब्लम में बी सॉल्व डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन प्लेस ऑफ मोल। बाकी अभी हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे तो उससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स और लिक्विड्स इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। जैसे कि इसमें 2 मोल और 1 मोल इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ही हम मोल के कंपैरिजन में दिखा रहे हैं, बट गैस-लेसैक के अकॉर्डिंग हम लोग इसको 2 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम ले लेंगे, बट ये गैस नहीं है, लिक्विड है, तो इसको 0 वॉल्यूम ले लेंगे, केवल गैस के ही वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे। गैस-लेसैक लॉ ये था। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, एयर इज कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 गैसेज ओनली। मतलब हम एयर को केवल N2 और O2 जो मेजर होते हैं 71% या 78% और 21%, N2 हमारे 78% होती है एयर में और 21% के नियर अबाउट होती है O2, इन्हीं को मेजर कंटेंट्स कंसीडर करेंगे एयर का। बट it is due to the fact that the about 99% volume of air is composed of oxygen and nitrogen only। बाकी inert gases कार्बन डाइऑक्साइड ये सब भी होती है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। N2 gas is considered as a non-reactive gas। N2 gas को non-reactive gas बोलते हैं या कंसिडर करेंगे। It is due to the fact that N2 gas reacts only at very high temperature due to its very high thermal stability। ये सब पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, इनसे भी रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन बन जाएंगे। N2 गैस को नॉन रिएक्टिव गैस कंसीडर करते हैं और ऐसा क्यों होता है, इन सब की भी लाइनें आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ हाइपोथेसिस थी, एजम्पशंस थे। अब ये मैंने एक टेबल दी हुई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ऑडियोमेट्री के क्वेश्चंस को करने के लिए। ये टेबल में क्या कहा गया है मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ सॉल्वेंट्स हैं और ये कुछ गैसेज हैं। जैसे कि आपने सर्दी के दिनों में देखा होगा, अगर आप नमक डालते हैं तो नमक सर्दी के दिनों में क्या, बारिश के सीजन में जब मानसून आता है तो बारिश के सीजन में, रेनी सीजन में नमक आप जिस भी एक बॉक्स में भर लेते हैं और नॉर्मल सीजन में आप नमक उस होल करके उस बॉक्स से अगर आप छिड़कते हैं जहां पर भी आपको नमक डालना है तो आपको अच्छे से आ जाता है, अच्छी क्वांटिटी में आ जाता है। बट जब उसी आप डब्बे से जिसमें होल्स कर रखे नमक आप पोर करते हैं, कहीं पे भी नमक डालने की कोशिश करते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी पानी आ जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा
NaCl होता है वो एनवायरमेंट से आसपास की ह्यूमिडिटी से रेनी सीजन में वाटर को कलेक्ट करके रिएक्शन कर लेता है और कुछ वहां पे जो होल्स होते हैं उनको चोक कर देता है, जिससे हमें नमक कम क्वांटिटी में मिलता है। ये आप रेनी सीजन में देख सकते हैं ऐसा होता है, या आप नमक को रेनी सीजन में ऐसे खुला रख देंगे तो आपको काफी गीला गीला सा नमक दिखेगा, ड्राई नहीं रहेगा क्योंकि ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर भी मैंने कुछ सॉल्वेंट्स ले रखे हैं, वो कौन कौन सी गैस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं उनको आपको याद रखना है। आप इस टेबल को याद रख लीजिए पूरी लाइफ टाइम, जब तक आपको केमिस्ट्री में ऑडियोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने, कि कभी भी CO2, SO2, Cl2 और एसिटिक गैसेज जितनी भी होती है एसिटिक गैसेज, उन सबको एब्जॉर्ब करने के लिए KOH सॉल्वेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, और लाइम वाटर, और भी बहुत सारे होते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि कभी भी CO2 एब्जॉर्ब हो रही है तो इसका मतलब वहां पे जरूर सॉल्वेंट के फॉर्म में KOH लिया गया होगा, और अगर KOH सॉल्वेंट लिया गया है तो CO2 गैस एब्जॉर्ब हो रही होगी, और भी गैसेज एब्जॉर्ब हो रही होंगी लेकिन CO2 मेजॉरिटी में। अमोनिकल Cu2 Cl2 अगर हम लोग सॉल्वेंट ले रहे हैं तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब होगी। टर्पेंटाइन ऑयल अगर ले लेते हैं तो ओजोन गैस हमेशा हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है। एल्कलाइन पायरोगैलॉल ले लेते हैं तो O2 गैस, ऑक्सीजन गैस हमारी एब्जॉर्ब होती है। वाटर एब्जॉर्ब कर देता है अमोनिया और HCl को, और कॉपर सल्फेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड हमारा वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो आइए देखते हैं, जैसे कि एक मैंने एक्सपेरिमेंट टाइप का एक आपको फ्लो चार्ट बनाया हुआ है इसको समझाने के लिए कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कर रहा है कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से हमें कंपाउंड्स कहाँ कहाँ पर मिलेंगे इसको समझते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो 1 लीटर ऑफ प्रोडक्ट अगर हमारा है, एक प्रोडक्ट है गैसेस का, वो 1 लीटर एक्सपेरिमेंट किया गया, 1 लीटर प्रोडक्ट मिल गया। उस 1 लीटर प्रोडक्ट में KOH हमने यूज कर रखा था, KOH यूज कर रखा था, और हमें बाद में KOH यूज किया, जब प्रोडक्ट में KOH यूज कर लिया तो हमें 500 ml फर्दर प्रोडक्ट मिला। एक्चुअली 1 लीटर यानी 1000 ml स्टार्टिंग में था, KOH यूज कर लिया, 500 ml मिला, इसका मतलब 500 ml तो CO2 गैस मिलनी चाहिए, क्योंकि KOH हमारा CO2 एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब जो 500 मिला, 500 जो खर्च हो गया वो CO2 एब्जॉर्ब करने में खर्च हो गया, यानी CO2 गैस मिल गई। KOH ने 500 ml CO2 एब्जॉर्ब कर लिया, तो फाइनली हमें 500 ml मिला प्रोडक्ट। अब हमें जब और फर्दर रिएक्ट कराया एल्किल पायरोगैलॉल से, आपको पता है एल्किल पायरोगैलॉल O2 को एब्जॉर्ब करता है, 200 ml फाइनल प्रोडक्ट मिला, इसका मतलब 500 में 300 ml O2 एब्जॉर्ब हो गई होगी। 200 से हमने फर्दर रिएक्शन किया, हमें टर्पेंटाइनॉल से, तारपीन का तेल जिसको बोलते हैं, उससे 100 ml मिला हमें प्रोडक्ट, इसका मतलब 100 ml तो O3 एब्जॉर्ब हो गया होगा, क्योंकि टर्पेंटाइनॉल O2 O3 का एब्जॉर्ब करता है ओजोन को। फर्दर रिएक्शन करी, 0 ml मिला हमें, पूरा सब कुछ खत्म हो गया, और H2O से रिएक्शन करा दी, H2O हमारा अमोनिया एब्जॉर्ब करता है, तो 100 ml अमोनिया जो पूरी थी वो यूज हो गई होगी, एब्जॉर्ब कर लिया होगा अमोनिया के फॉर्म में, तो 0 ml हमें मिल गया। तो इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 30 ml मिक्सचर ऑफ C3H8 एंड C4H10 gases is burnt completely in the excess of air, the resulting are passed, जो रिजल्ट मिला वो पास कर दिया गया थ्रू एक्सेस ऑफ KOH। अब यहाँ पर देखो एक्सेस ऑफ KOH, ये जो लाइन लिखी हुई इसको आप अंडरलाइन कर लो, इसका बहुत बड़ा मतलब है एक्सेस ऑफ KOH से फर्दर रिएक्ट करा दिया गया, यानी कि जो भी हमें मिलेगा, आपको सभी को पता है C3H8 C4H10 ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे हमारे हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन को जब बर्न कराएंगे O2 से रिएक्ट कराएंगे, एक्सेस ऑफ एयर का मतलब होता है O2 से रिएक्ट कराएंगे तो हमें CO2 और H2O मिलेगा। CO2 इसलिए मिला क्योंकि हमें KOH जो लिया था, जितना भी हमने KOH लिया वो हमारा CO2 कैच कर लेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पता कैसे चलेगा कितना CO2 मिला, कितना अमाउंट CO2 मिला, आगे फिर लिखा हुआ है इफ द कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल्यूम इक्वल टू 100 ml, यानी कि जैसे ऊपर अभी हम लोगों ने बताया था कॉन्ट्रैक्शन 100 ml का आ गया, इसका मतलब जो KOH यूज किया था फर्दर एक्सेस में उसने 100 ml CO2 एब्जॉर्ब कर लिया होगा। तो इन सब चीजों से हम समझेंगे चीजें एक्चुअली क्या हैं। तो 100 ml जो हमारा एब्जॉर्ब हुआ है, आपका KOH जो यूज किया था उसने 100 ml CO2 एब्जॉर्ब कर लिया, तो CO2 100 ml है, सिंस KOH इज यूज्ड सो 100 ml CO2 इज फॉर्म्ड। ये हम समझ ही चुके हैं। रिएक्शन कराई, बैलेंसिंग करी,
एंड देन इसको अगर x अमाउंट मान लिया है, टोटल सैंपल हमारा 30 ml का था, हमें पता नहीं टोटल क्या क्या अमाउंट होगा, तो x और 30 माइनस एक्स ऐसे मान लिया, और इनको वॉल्यूम से मैच किया क्योंकि सारे के सारे गैस हैं। इसको भी चलो वेपर के फॉर्म में मान लेते हैं, ये भी वेपर फॉर्म में है तो इसको गैस की तरीके मान लेते हैं, हालांकि इसका कोई मैटर करता नहीं है, हमको केवल इसको मतलब रखना है CO2 और इसका। तो x अगर ये है तो ये 3x होगा क्योंकि यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है। अगर ये 30 माइनस एक्स है तो 4 टाइम्स 30 माइनस एक्स हो जाएगा। और जो आप इनको ऐड करेंगे इन दोनों को, ये टोटल जो वॉल्यूम्स हैं उनका टोटल वॉल्यूम आप बराबर कर देंगे किसके, 100 के। तो आफ्टर सॉल्विंग आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और आपको परसेंटेज निकालनी थी C3H8 की। तो टोटल सैंपल 100 था, और टोटल सैंपल 100 था क्योंकि आपको, एक मिनट, व्हाट मास ऑफ व्हाट द वॉल्यूम ऑफ द परसेंटेज C3H8, ओके ओके ओके। तो आपको यहाँ पे x की जो भी वैल्यू आई अपॉन 100 ना रखिएगा, आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा 38, सॉरी 30, मेरे से प्रिंटिंग गलत हो गई है, 30 रख दीजिएगा क्योंकि टोटल सैंपल तो 30 था, उसमें x जो भी हमारा आएगा उसको आप रख देंगे। और ये x क्या था स्टार्टिंग में, C3H8 की वैल्यू, तो C3H8 की वैल्यू x अपॉन 30 टोटल हमारा सैंपल था, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज वैल्यू आपकी पता चल जाएगी। 10 ml इथेन गैस इज मिक्सड विद 200 ml एयर, CO2 हमारी 20% दी हुई है, सॉरी 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 सॉरी, O2 हमारी दी हुई है, नॉट CO2, ये O2 है, ये ब्रैकेट हमारा बना हुआ है। O2 20% है, N2 80% है। एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बताया था, कभी भी एयर आ जाती है उसमें आपको नहीं भी गिवन होगा तो भी आप उसको 80-20 का रेशियो मान के चलना है, क्योंकि एयर में मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही होता है। ओके, तो 10 ml अगर हमारी एथेन गैस है उसको मिक्सड कर दिया 20 ml एयर से बाय वॉल्यूम एंड फायर्ड, आग लगा दी गई। द रेजिडुअल गैसेज आर पास्ड थ्रू KOH सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द गैसेज बिफोर एंड आफ्टर पासिंग थ्रू KOH सॉल्यूशन। C2H6 ये हमारा इथेन गैस है, 7/2, ये तो बैलेंसिंग करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। अब आप देख ही सकते हैं अगर ये 10 ml है, ओके, तो ये कितना ml होगा, जाहिर सी बात है 10 इंटू 70। अब वॉल्यूम निकालने तो 7/2 इंटू 10 कर देंगे तो 70/2 यानी 35 आ जाएगा, 2 इंटू 10 कर देंगे तो 20 आ जाएगा, 3 इंटू 10 कर देंगे तो 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको 20 ml का जो एयर का दिया गया था उसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। 20 ml एयर का अगर 20% निकाल लेते हैं, सॉरी 200 ml एयर का अगर 20% निकालेंगे तो 40 ml आएगी O2 और 160 ml आएगी N2। वाई, 200 ml एयर का में 20% O2 है, तो 200 ml एयर में 20% है, O2 है, तो O2 कितना आ गया 40 ml और 160 ml N2 आ गया। अब O2 हमारी स्टार्टिंग में कितनी थी 35 ml, बट एयर में कितनी है 40 ml, 40 ml एयर में है, 35 ml ये, इसका मतलब रिएक्शन जब हो गई तो 5 ml बच जाएगा, O2 हमारी 5 ml बच गई बिफोर KOH। जब आपने KOH यूज भी नहीं किया था स्टार्टिंग में, KOH तो बाद में रेजिडुअल में डाला गया है ना, स्टार्टिंग में जब KOH आपने नहीं डाला था तो आपका O2 तो 5 ml बचा होगा, और H2O 30 ml था, और CO2 भी 20 ml था, और N2 160, तो इन सबका तो कोई यूज होगा नहीं। बट याद रहे जैसे आप KOH का यूज कर लेंगे, आफ्टर यूजिंग KOH, जब रेजिडुअल में आप KOH का यूज कर लेंगे तो CO2 आपको 0 मिल जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा 20 ml ये जो O2 है ये KOH एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता रखा था टेबल में KOH यूज करते हैं तो CO2 खा जाता है, तो CO2 को खा गया, और जब CO2 खपत हो गई तो CO2 0 ml हो गया, O2 भी उतना बचा रहेगा, H2O भी उतना बचा रहेगा, और N2 भी उतना बचा रहेगा। इससे पता चल गया कि हम लोगों का ये सब कॉम्पोजिशन बिफोर KOH और आफ्टर KOH क्या क्या होगा। 50 ml अमोनिया गैस इज पास्ड थ्रू सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको कहें तो फिर से रिपीट कर दूंगा, पहले आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। 50 ml अमोनिया को अगर हम लोगों ने बहुत सारी रिएक्शंस करा के पहले इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया, चिंगारी विंगारी उसको दी, इलेक्ट्रिक स्पार्क देने के बाद जो 50 ml अमोनिया थी वो ब्रेक हो गई और उसका वॉल्यूम अलग अलग बट गया, उसका वॉल्यूम हो गया 97 ml। अब सोच रहे होंगे 50 ml 97 ml कैसे हो जाता है, अरे यार जब वॉल्यूम एक्सपेंड करते हैं स्पार्क देंगे तो ये चीजें फर्दर बढ़ जाएंगी। व्हेन द
गैसेस पास्ड थ्रू वाटर, जब ये गैस जो बनी थी, जब इसको स्पार्क दे दिया, जो गैसेस बनी, स्पार्क, अब अमोनिया जिनसे गैसेस बना, जिनसे फॉर्म हुआ होता है, जैसे नाइट्रोजन और H2 हाइड्रोजन, उन्हीं में टूटेगा और टोटल हमारा 97 ml बन जाएगा। तो इन गैसेस में हमने फर्दर वाटर पास कर दिया, द वॉल्यूम बिकम्स 94। अब वॉल्यूम 94 हो गया। अब आप सोच रहे होंगे वॉल्यूम कम ज्यादा कैसे हो रहा है? रिएक्शंस में कुछ भी हो सकता है। वॉल्यूम जब वे करेंगे तो आपको कुछ चीजें उड़ जाएंगी, कुछ चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। नॉट 100 ml ऑफ O2 इज मिक्सड टू इट। अब आपने 100 ml O2 को मिक्स कर दिया इसी में, एंड फिक्स्ड इफ द एंड फायर्ड इफ द फायर्ड वॉल्यूम बिकम्स 88.25। अगर फायर्ड करने के बाद जो वॉल्यूम मिला वो 88.25 ग्राम ml है, सॉरी। देयर आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ NH3। यहाँ पे NH3 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, फाइन, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनिया अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तभी तो आप NH3 आंसर दोगे। यूजुअली आंसर कुछ और भी आ सकता है, N2H6 भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, बट अगर अमोनिया क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो बच्चे को थोड़ा लगेगा हाँ NH के कंपाउंड में कुछ भी नंबर यहाँ चेंज हो सकता है, मे बी N2H6 हो सकता है या कुछ भी, बट यहाँ क्वेश्चन में NH3 नहीं लिख के आएगा, अमोनिया लिख के आएगा। NH3 तो कतई नहीं लिख के आएगा। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मे बी NH3 आ जाए तो बात अलग है। अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, लेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनिया हमें निकालना था, तो उसको हमने NXHY करके मान लिया, और क्वेश्चन में जो जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए थे उनकी एक सीरीज टाइप की बना ली, और सीरीज कुछ ऐसी बनाई कि 50 ml स्टार्टिंग में था, उसको इलेक्ट्रिक स्पार्क के साथ हमने कुछ गैसेस में ब्रेक कर लिया, और कुछ गैस ऐसी भी थी जो अभी ब्रेक नहीं हुई है, जैसे NXHY अभी भी इसमें बना हुआ है अमोनिया, कुछ अमोनिया अभी टूट नहीं पाई थी। टोटल ये 97 आ गया। उसके बाद हमने वाटर इसमें ऐड कर दिया था, और हाइड्रोजन और जो नाइट्रोजन गैसेस थी वो 94 ml हो गए। उसके बाद O2 फर्दर ऐड कर दिया तो 88.25 ml हमें फर्दर मिल गया लास्ट में। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? आप सबसे पहले देखिए अनरिएक्टेड अमोनिया कितना था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टोटल 97 है, टोटल 97, ये पूरा टोटल 97 है, और यहाँ पे ये 94 है। तो अनरिएक्टेड अमोनिया 97 से 94 कितना रहा होगा? 3 ml। 3 ml हमारी अमोनिया अनरिएक्टेड रही होगी। NXHY जिसका हमने अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लिया, जनरल फॉर्मूला, वो 3 ml रहा होगा। अब NXHY अमोनिया जो अनरिएक्टेड थी वो कैसे रिएक्ट करी होगी, किस फेज में रिएक्ट करी होगी? तो जैसे कि यहाँ पे आपको पता है X/2 N2 और Y/2 H2 ऐसे लिख देंगे तो रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में लिख जाएगी 47 ml। अब जैसे 3 ml अनरिएक्टेड है, आपने स्टार्टिंग में अमोनिया कितने लिया था? 50 ml। तो 50 ml में 3 ml हटा दोगे तो 47 ml स्टार्टिंग में आपने लिया जिसका रिएक्शन हो रहा था। ये वो अमोनिया है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने से हमें नाइट्रोजन X/2 वॉल्यूम में मिला और Y/2 वॉल्यूम में H2 मिला। तो वही हमने इनके 47 अगर ml ये है तो 47 इंटू X/2 वॉल्यूम N2 और 47 इंटू Y/2 वॉल्यूम H2 मिला। देन हमने H2 और O2 को देखा तो 2H2O ये आ गया, H2 प्लस O2 हमारा। ये रिएक्शन ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, N2 जैसे H2 और N2 में हमने वाटर ऐड किया तो वाटर से N2 तो रिएक्ट करेगा नहीं, क्योंकि अभी हमने पहले भी आपको बताया था N2 यूजुअली जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो N2 O2 से रिएक्ट नहीं करेगा, हमारा H2O2 से रिएक्ट करेगा। तो H2O2 से रिएक्ट करके पानी बनाएगा, जाहिर सी बात है। तो वॉल्यूम के केस में भी मैंने आपको बताया था वाटर जो पानी बनेगा उसको हम लोग 0 वॉल्यूम कंसिडर कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर H2 हमारा 47/2 बना तो यहाँ पे भी 47/2 ये जो हाइड्रोजन हमारा पूरा बना है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंस रिएक्शन में अगर 2 है तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 यानी 47/4, और यानी इसके मोल के इसके आधे लगेंगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा इसका आधा वॉल्यूम लगेगा, 47/4 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ये देख सकते हैं 194 आपको टोटल वॉल्यूम मिल रहा है। एक्चुअली 194 क्या है इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनको जब आप ऐड करेंगे ना तो 194 मिलेगा, और 194 एक मिनट, या 194 जो है उसमें 94 तो हमारा यही था, ऊपर आप देख सकते हैं ये,
और 100 हमारा क्या होगा, 100 ml, यानी 194 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 94 ml और 100 ml। ओके, तो 194 ये जो है, ये स्टार्ट हमें लास्ट में इतना मिला और 88.2 कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो हमें कितना यूज हुआ ये निकालने के लिए 194 में 88.25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 194 माइनस 88.5 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, पुट कर देंगे तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। दोज हु आर कंफ्यूज्ड व्हाई वी पुट 194 माइनस 88.5, उनको मैं बता देता हूं कि देखो 194 स्टार्टिंग में था क्या, कैसे था, 100 ml और 94 ml करके ये आपको 194 मिल जाएगा। एक्चुअली आप आपको बता देते हैं ये 194 का सीन कैसे क्रिएट हुआ। 100 ml O2 मिक्स करी गई, 94 बिकम करके यहाँ पे था, ये 94 था, ये 94 पूरा सैंपल, इसमें हम ये मान के चल रहे हैं N2 ने रिएक्ट किया नहीं और 100 O2 मिला दिया, तो ये पूरा 194 आ गया। उसके बाद हमें मिल गया 88.25, तो इनमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना यूज हुआ होगा ये वो देख रहे हैं। ओके, अब कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं, क्लास 12 के बच्चे एक्टिव हो जाएं क्योंकि ये उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन टर्म, और 11th वाले बच्चे भी समझी लेंगे क्योंकि ये आगे लाइफ में बहुत जगह काम आएगा। इवन केमिस्ट्री में तो आपको हर फील्ड में ये सब टर्म्स काम आएंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीसी को सेंटीमीटर क्यूब में लिख देते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करी जाती है, ये कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं कभी लिखे आ जाते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी इसकी इतनी थी, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी थी, तो इसका मतलब क्या होता है, तो वह मैंने मतलब लिखने के लिए इसका फॉर्मूला लिख दिया, आप इससे रिलेट करके वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी हम लोग डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पे जो होती है उससे रेशियो निकाल के डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का रेशियो निकालेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाती है। वेपर डेंसिटी निकालने का तरीका होता है डेंसिटी ऑफ वेपर एट सम टेम्परेचर एंड प्रेशर अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है उस पर वेपर का हाइड्रोजन से रेशियो निकालते हैं तो वेपर डेंसिटी आती है। किसी भी वेपर की डेंसिटी का अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस से डेंसिटी से कंपेयर करते हैं तो आता है। मास परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज बाय मास होता है स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। इसको स्मॉल w का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन कैपिटल W का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज बाय मास कभी कभी आपको दिया जाता है कि ये परसेंटेज बाय मास है, इसका मतलब है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, क्योंकि मास का मतलब भी होता है ग्राम में सॉल्यूशन भी होगा और ग्राम में सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी ग्राम में होगा। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में x% का मतलब है x ग्राम आपका सॉल्यूट होगा। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सपोज करिए अगर आपको x% बाय मास लिख के कहीं आ जाता है क्वेश्चन में, तो उसका मतलब होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया गया होगा, उसमें x ग्राम सॉल्यूट होगा और 100 माइनस x ग्राम सॉल्वेंट होगा। मास बाय वॉल्यूम का सीन क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम का सीन होता है यही वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे वेट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं होता, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होता है। द मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल द 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन द मास वॉल्यूम परसेंटेज विल बी 5% सॉल्यूशन। तो 5% सॉल्यूशन का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर क्यूब में 5 ग्राम आपका सॉल्यूट होगा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने करके एक एग्जांपल लिख रखा है। ओके, देन परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या होता है, इसमें ऊपर भी वॉल्यूम होता है नीचे वॉल्यूम होता है, यानी अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है तो उसमें 5% बाय वॉल्यूम है तो 5 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूट होगा। परसेंटेज बाय मोल क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, ये होता है इनटू 100 कर देते हैं तो ये परसेंटेज बाय मोल होता है। फॉर गैसेज परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज सेम एज परसेंटेज बाय मोल, ये आप समझी जाएंगे क्वेश्चंस में। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ द मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यूजुअली सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स ही होते हैं, इन्हीं के टोटल मोल हम लोग अपॉन में रखते हैं और ऊपर अगर मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है सॉल्यूट का तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल रखने होंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो हमें रखना होगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अबव एंड टोटल मोल्स नीचे रखना होगा, तो आ जाएगा द सम्स ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज इन अ सॉल्यूशन ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी जो मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, इन सबका सम 1 होता है।
मोलैरिटी को चेक करते हैं। मोलैरिटी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी, इसके बिना सॉल्यूशन तो पूरा अधूरा है। द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट परसेंट in 1 liter or 1 decimeter cube of the solution or millimole of solute percent in 1 ml of the solution। मोलैरिटी को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। इसको समझने के लिए इसका क्या मतलब होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे 0.5 कैपिटल एम सॉल्यूशन आपको दे दिया गया, कैपिटल एम का मतलब है मोलर, 0.5 मोलर सॉल्यूशन दे दिया गया, तो इसका मतलब होता है 1 लीटर या 1000 ml में आपको 0.5 मोल सॉल्यूट लेना होगा या लिया गया होगा। मोलैलिटी देखते हैं, मोलैलिटी देखते हैं। द नंबर ऑफ द ग्राम्स मोल ऑफ द सॉल्यूट परसेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला इसी की तरीके होता है, बस यहाँ पे याद रहे मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन आता है, जबकि यहाँ पर मास ऑफ द सॉल्वेंट आता है, मास ऑफ द सॉल्वेंट। मोलैलिटी में और मोलैरिटी में आपको यही चीज याद रखनी है, मोलैरिटी में आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आता है और यहाँ पर आता है मास ऑफ द सॉल्यूशन, ऊपर सेम रहता है, और ये केजी में होना चाहिए जैसे इसमें ऊपर लीटर में था, अदरवाइज 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे एमएल में, और ग्राम में अगर गिवन होगा। 0.5 स्मॉल एम सॉल्यूशन इंप्लाइज करता है 0.5 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व है 1 kg सॉल्वेंट में। याद रहे सॉल्वेंट ना कि सॉल्यूशन। सॉल्यूट सॉल्वेंट का मतलब आप तो को पता होगा, सॉल्यूट वो जो कम अमाउंट में होता है, और जो चीजें जिसको घोला जाता है और जिसमें घोला जाता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कि ज्यादा अमाउंट में होता है। अगर दोनों की फेज सेम है, जैसे कि एल्कोहल और वाटर, तो जो कम होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा और जो ज्यादा होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा। जैसे चीनी सॉल्यूट है, पानी में घोल दिया, पानी सॉल्वेंट है, जो बना शरबत वो हमारा सॉल्यूशन है। ये मैंने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे। 5 kg, तो मोल्स निकालने के लिए 5 kg अपॉन 40 कर देंगे तो मोल्स आ जाएंगे 5 अपॉन 40 कर देंगे तो ये मोल्स आ जाएंगे। और इसको 5000 ml में किया गया, तो 5000 ml को आप लिख देंगे 5 लीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/40 आपका आंसर आ जाएगा मोलैरिटी में। 40 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा इज डिजॉल्व इन 200 ml, 200 ml है, ठीक है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 लीटर आ जाएगा। 4 ग्राम कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा मतलब NaOH, 4/40 1/10 0.2, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.5 m ऑफ NaOH। एक्चुअली 0.5 m का भी मैंने मतलब बताया था आपको क्या होता है, 1 लीटर में 0.5 मोल घुले, 250 ml में कितने मोल घुले होंगे, 1/4 इसका, यानी इसका 1/4 निकाल लो। इसका 1/4 क्या होगा, क्योंकि जब लीटर 1000 ml को बोलते हैं, 1000 ml में अब हमें 250 ml में निकालना है, तो 1/4 यानी 0.125 ml। ओके, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 शुड बी डिजॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर टू गेट 500 ml solution having Cl minus ion concentration equal to 0.6 m। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ AlCl3 शुड बी डिजॉल्व्ड, सबसे पहले तो उसमें लिया गया है 0.6 m, ये जो दिया गया है ना, तो 0.6 m का आप मान के चलो, मतलब कि 500 ml में 0.3 मोल्स ऑफ Cl माइनस होंगे, 500 ml में 0.3 होंगे, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं 1000 में 0.6, 500 में 0.3, और AlCl3 की अगर बात करें हाउ मेनी ग्राम AlCl3 की, तो फॉर AlCl3 इसमें हमारे क्लोरीन आयन कितने हैं, 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो AlCl3 का आ जाएगा 0.1 मोल। आप इसको समझ गए होंगे, नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन था और इसमें कंसंट्रेशन इक्वल है 0.6 m, यानी जब 1000 होगा तब 0.6 मोल आएंगे, लेकिन यहाँ 500 ml है तो 0.3 मोल आएंगे। 0.3 Cl में इसके मोल पता चल गया 0.3 मोल्स होंगे, लेकिन AlCl3 में 3 से डिवाइड कर देंगे, 0.3 डिवाइड बाई 3 0.1 मोल्स आ जाएंगे 500 ml में AlCl3 के मोल। AlCl3 का मास निकालने के लिए AlCl3 के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। द मोलैरिटी ऑफ NaOH aqueous
solution is 0.2 small m, calculate mole fraction of the solute. If the density of the solution is 1.25 ग्राम पर ml, पहले तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखो दिखा क्या है, मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ एन NaOH एक्वस सॉल्यूशन इज 0.2 m। ओके चलो ठीक है, बढ़िया है, मोलैलिटी हमको गिवन है 0.2 m, इसका मतलब है 1000, अगर मोलैलिटी है 1000, अगर हमें kg या 1 kg में हमें 0.2 मोल NaOH के मिल जाएंगे, तो 1000 ग्राम या 1 kg 1000 ग्राम में 0.2 मोल NaOH के मिल गए। 0.2 स्मॉल m का मतलब यही तो होता है, और 0.2 जब इसके मिल गए तो 1000/18 कर देंगे तो इसके मोल आ जाएंगे, तो ये पानी के मोल आ गए 55.5। अब पानी के मोल पता चल गए हमें, 0.2 मोल तो सॉल्यूट के गिवन थे ही, NaOH सॉल्यूट था ना, 0.2 इसके मोल गिवन थे। हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है मोल ऑफ सॉल्यूट 0.2 अपॉन टोटल मोल, तो टोटल मोल वाटर के यानी सॉल्वेंट के और 0.2 सॉल्यूट के रख दिए, तो हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया। अब ये हमारा आ रहा है, इसमें निकालना है इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो डेंसिटी गिवन होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, डेंसिटी गिवन होती है इसका मतलब है मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमारा ये ठीक है, मास निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको मास ऑलरेडी गिवन है 1000 ग्राम, चलो बढ़िया 1000 ग्राम हमको पता चल गया। वॉल्यूम निकालने के लिए मास अपॉन डेंसिटी कर देंगे, मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी गिवन है 1.25, ये ml में आ जाएगा। तो यहाँ पे मोल्स तो रख ही दिए सॉल्यूट के, अपॉन वॉल्यूम रख दिए इंटू 1000, क्योंकि ये ml में है। मोलैरिटी आ गई, मोलैरिटी आ गई। अब हमें निकालनी थी, हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अभी आप लोगों को अगर ये चीज़ अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स से शेयर करिए, बाकी इसके क्वेश्चंस मैं आपको PDF में दे दूंगा। और ओके, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।